हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एनसीईआरटी फॉर्मूला रिवीजन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, जो कि होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसके कितने फॉर्मूलाज होते हैं, सारे फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन कराऊंगा और उसके अंदर इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, फॉर्मूला के अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको सारे कुछ आपको डिस्कस करा दूंगा। चैप्टर नंबर 4 बड़ा है, इसलिए उसका मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 तीनों का कॉम्बिनेशन में आएगा। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। आपको भी मेरे साथ नोट बनाने रहना है, जैसे मैं बनाऊं 1-2 पेज के अंदर आपके सारे नोट्स आ जाएं, ऐसा करके आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में आता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हम लिखते हैं F इक्वल टू जो कि होता है Q इंटू V क्रॉस B। इसमें तो डिफरेंट टर्म्स के मीनिंग होते हैं, हम समझाता हूँ आपको। जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में है और यहाँ से पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल Q जो कि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल आता है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आता है Q इंटू V क्रॉस B। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम, V लेके B तक क्रॉस करते थे। तो देखो V क्रॉस B करता हूँ, वेलोसिटी डायरेक्शन में अपना रखा, देखो यहाँ पे फिंगर्स, और V से लेके B क्रॉस करता हूँ, तो जहाँ थंब पॉइंट करेगा वही होगा अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में अपना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है अपवर्ड, ये डायरेक्शन होगा। और ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड यूज़ करना है आपको, V से लेके B तक क्रॉस किया, जहाँ थंब पॉइंट किया वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर चार्ज है, अगर नेगेटिव हो गया, देखो चार्ज नेगेटिव हो गया, तो फोर्स जो होगा वो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन को अपोजिट ले लेना है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, जैसे इसका ये डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लूँ, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। जो डायरेक्शन है उसको जस्ट अपोजिट कर दो नेगेटिव चार्ज में। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, डायरेक्शन बाई V क्रॉस B, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन अपोजिट टू V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B से डायरेक्शन निकाल लो और उसको जस्ट अपोजिट कर दो, बिकॉज उसका लॉजिकल रीजन भी है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो डायरेक्शन जो है उसका बदल जाता है ना, नेगेटिव से साइन बदल जाता है। ओके, तो बात हो गई मैग्नेटिक फोर्स की। इसका यूनिट जो होगा वो तो निकाल सकते हो आप यहाँ से V क्रॉस B करके। अगर इसको मैं फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और जो थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री हो, तो उस केस में जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स इनके बीच में कितना आएगा, 0। मतलब ऐसा कोई केस आ गया जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल हो, जैसे इस केस में देखो ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो उस केस में जो फोर्स आता है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, 180 डिग्री पर भी 0 आएगा, बिकॉज 180 डिग्री रखोगे तो भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, और ध्यान रखना इसके ये जो फॉर्मूला देखो, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो फोर्स होगा ना, फोर्स वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी, और फोर्स जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। क्योंकि हमने पता है कि V क्रॉस B मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो मतलब जो फोर्स होगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए जो ये फोर्स है इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और फोर्स किसके पैरेलल होगा, फोर्स विल बी पैरेलल टू V क्रॉस B। ओके, तो इतनी बातें हैं इसके अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का भी टॉपिक मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोल में आता है। देखो खाली मैग्नेटिक फील्ड होती है फॉर्मूला आता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है
क्यू क्रॉस मतलब क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जो लॉरेंस फोर्स होता है ना, अब मतलब जिसको लॉरेंस फोर्स बोल दो, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर सम होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्यू रख दूँ और यहाँ पे क्यू इंटू वी क्रॉस बी रख दो, ठीक है। दोनों फोर्स का वेक्टर सम होता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में लेके क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली वैल्यू दी है तो आप डायरेक्टली इसको इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो किस तरह से मोशन करेगा। हमने फोर्स तो निकाल लिया, पर किस तरह का मोशन करता है वो, तो उसके भी हमने डिफरेंट केसेस देखे थे। तो डिफरेंट केसेस क्या होता है, सबसे पहले केस 1, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हो चुका, सेकंड की बात कर रहा हूँ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो केस 1 क्या होता है कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है। केस 1 क्या होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेट मतलब क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हो इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये रहा मेरा वेलोसिटी वेक्टर, अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो उस केस में हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो उस केस में जो पार्टिकल मूव करता है वो इन स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ठीक है। बिकॉज समझो कि पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर हम केस 1 लेंगे जिसमें थीटा इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया, तो उस केस में क्या है, पार्टिकल जो है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा पार्टिकल जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है उसके डायरेक्शन में। तो उस केस में हमारा जो डायरेक्शन होता मतलब पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या मीन्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो इनसाइड डायरेक्शन में है, देखो इस तरह से इनसाइड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो है इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो उस केस में क्या होता है समझो, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा, बिकॉज उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अब लगेगा, अब मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी। तो उस केस में क्या होता है, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है ना, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर देखो इस तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे करके पार्टिकल जो है इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन कर लेता है। आपको पता ही होगा इस तरह से पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है कि नहीं, आपने देखा होगा। तो उस केस में क्या होता है समझो, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मीन्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है पार्टिकल को देखो यहाँ पर सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है उसको, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसके ऊपर से हम निकालते हैं, देखो ध्यान से, इसके ऊपर से हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है R इक्वल टू mv अपॉन QB। ये रेडियस क्या है, पार्टिकल जो है इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे सर्कुलर मोशन ड्रॉ कर दूं, जैसे पार्टिकल जो है मान लो इस तरह से सर्कुलर मोशन किया, पार्टिकल यहाँ से एंटर किया इस तरह से और सर्कुलर मोशन किया जिसका रेडियस R है। तो सर्कुलर मोशन का रेडियस R है, तो वो रेडियस किस तरह से निकाला हमने मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दिया। अब इसको याद रखो, इसके ऊपर सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। R इक्वल टू आ गया देखो mv अपॉन QB, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट केसेस पूछे जाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको वो केस क्या क्या होते हैं। मतलब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रेडियस की वैल्यू है mv अपॉन QB। उसके बाद पूछते हैं कि पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम तक ट्रैवल किया। यहाँ से पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम ट्रैवल किया। तो दो टाइम पीरियड का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 पाई m बाई QB।
पार्टिकल जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो आता है 2πm/qb। इसको आप सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हो कि पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 2πr। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर किया 2πr और टाइम हमको नहीं पता और स्पीड हमको पता है कि v है, ठीक है। स्पीड हमको क्या पता है, v है, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2πr/v और v की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो कि qb/r/m, तो qb/r/m, तो m चला गया ऊपर, तो यहाँ से देखो r से r कैंसल, तो आ जा रहा है 2πm/qb, ठीक है। तो यह तो टाइम पीरियड सिंपली आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2πm/qb। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टाइम पीरियड है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल कितने स्पीड से मूव कर रहा है उसको टाइम पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब पार्टिकल चाहे धीरे मूव करे चाहे तेज मूव करे, पार्टिकल जो वन टाइम, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में। तो पार्टिकल चाहे जितना भी तेज मूव करे जितना भी स्लो मूव करे उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में जो है उतना ही टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखो मतलब रेडियस जो है वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल तेज मूव करेगा तो उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसका टाइम पीरियड सेम है, मतलब वो कंप्लीट करेगा सर्कल सेम ही टाइम में। अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस कम होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस इस तरह से बनेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो बड़ा सर्कल बनेगा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है जस्ट 1 टाइम पीरियड होता है, तो उसका उल्टा कर लो तो जाएगा qb/2πm। इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन में यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हम रेडियस के डिफरेंट फॉर्मूलेस देखे थे इसके अंदर, जब डिफरेंट मतलब हमको टर्म्स दिए होते हैं। जब वेलोसिटी दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, और जब मोमेंटम दिया हो तो mv की जगह पर हम क्या लिखते हैं, p/qb, है ना, p = mv होता है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब मोमेंटम दिया हो, तो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट हो, ऐसा कुछ मोमेंटम दिया हो तब। और कभी कभार केस में क्या दे देते हैं हमको, जैसे काइनेटिक एनर्जी दिया हो, तो जब काइनेटिक एनर्जी दिया हो ना तो फॉर्मूला आता है रेडियस का 2m ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसको आप बोल दो अपॉन qb, ये फॉर्मूला आता है। मतलब क्या होता है हमको पता है कि मतलब p²/2m ये काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इससे p की वैल्यू √2m ke आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी दिया हो ना तब ध्यान रखना कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या आ गया हमारा, अगर हमको पोटेंशियल दिया हो, मतलब जैसे कि v पोटेंशियल से वो मूव कर रहा हो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, जब पोटेंशियल दिया हो तो, जैसे कि इसको पोटेंशियल बोल देता हूँ मैं, तब हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा √2m, यहाँ पे आ जाएगा k की जगह पर qv हो जाएगा, मतलब qv हो जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा qb। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, बच्चे लोग कंफ्यूजन रहता है, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4m होता है, चार्ज जो होता है उसके अंदर 2e होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है उसका मास m होता है, चार्ज उसका e होता है, ठीक है। अगर हम किसी और पार्टिकल की बात करें, जैसे कि ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2m होता है और चार्ज होता है उसका वो e होता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको पूछते हैं, इसलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, ओके। तो हमारी बात हो गई मतलब थीटा = 90 डिग्री की, तो थीटा = 90 डिग्री में इतनी कहानी होती है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए दिखाना जरूरी था। उसके बाद हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरा केस क्या होता है हमारा, थीटा = एनी रैंडम एंगल, जनरल थीटा, ठीक है, जनरल एंगल। देखो थीटा = 0 पर स्ट्रेट लाइन आ रहा था, थीटा = 90 पर सर्कुलर मोशन कर रहा था पार्टिकल, लेकिन जब थीटा जनरल एंगल होगा थीटा पर, तो मतलब पार्टिकल कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर रहेगा। जैसे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो पार्टिकल उसके कुछ ना कुछ एंगल पर होगा। तो उस केस में पार्टिकल का जो पाथ आता है ना, उस केस में पार्टिकल जो पाथ ट्रैवल करता है इस तरह से हेलिकल पाथ ट्रैवल करता है।
हेलिकल पाथ ट्रैवल करता है, ठीक है। मतलब जैसे इस केस में जैसे कि वेलोसिटी है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लेते हैं इस तरह से। ये मान लो हमारा वेलोसिटी है और ये मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ हो तो वेलोसिटी देखो अगर पर्टिकुलर एंगल में हो तो पार्टिकल जो है, बिकॉज उसके ऊपर दो फोर्स, देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लग रहे हैं, एक है मेरा v पैरेलल कंपोनेंट और एक है मेरा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। v पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली, और v परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो दो कंपोनेंट हो रहे हैं, तो ये v पैरेलल वाला इसको आगे बढ़ा रहा है और v परपेंडिकुलर वाला इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है, इसलिए इसका जो नेट पाथ आता है उसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। इस केस में हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है ना, सब फॉर्मूला में इस तरह चेंजेस हो जाते हैं। हमारा जो m होता है ना, बिकॉज इस केस में हमारा जो पार्ट लेता है मीन्स सर्कुलर मोशन जो करा रहा है उसको, वो v परपेंडिकुलर करा रहा है, तो v परपेंडिकुलर अपॉन QB हो जाता है। तो v परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये हमारा हो जाता है ये v cos थीटा हो जाता है और ये हमारा हो जाता है v sin थीटा। तो हमेशा जो v परपेंडिकुलर रहता है वो v sin थीटा होता है, तो mv sin थीटा अपॉन QB ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा रेडियस, देखो रेडियस मीन्स उसको सर्कुलर मोशन, कौन सा रेडियस, सर्कुलर मोशन उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला करा रहा है ये ना, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो इस तरह सर्कुलर मोशन कराएगा इसको, ये v पैरेलल इसको आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हमेशा यहाँ पे v sin थीटा वाला कंपोनेंट ही यूज़ होगा, ठीक है, रेडियस के अंदर। इसके अंदर एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पिच, इसको हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू, जैसे यहाँ पे इस पार्टिकल ने एक सर्कुलर मोशन किया दूसरा मोशन किया, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम पिच बोलते हैं। और पिच क्या होता है, इसको पिच का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड होगा जो v पैरेलल कंपोनेंट होगा और टाइम जो होगा उसको मैं t बोलता हूँ, तो v पैरेलल क्या होगा, v पैरेलल कंपोनेंट होगा v cos थीटा इंटू टाइम। टाइम क्या आता है इसका फॉर्मूला, बिकॉज टाइम का फॉर्मूला होता है 2πm/QB, तो यहाँ पे लिखूंगा 2πm/QB। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है, क्या आता है देखो, 2mv cos थीटा अपॉन QB, इस तरह का इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हो, आपको पता है पैरेलल कंपोनेंट आगे बढ़ाएगा, टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला होता है 2πm/QB, तो इसके ऊपर से आप निकाल सकते हो। इस केस में भी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा ना वो 2πm/QB आएगा, बिकॉज टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो वेलोसिटी चाहे पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, एक सर्कुलर मोशन करने में जितना टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला हमेशा 2πm/QB रहेगा और फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका उल्टा, ओके। ये ध्यान रखना, ये क्या है, जनरल एंगल थीटा पर पार्टिकल किस तरह से पाथ करता है। पाथ है हेलिकल, पीछे निकाल लिया हमने, टाइम पीरियड निकाले, रेडियस, रेडियस के जितने फॉर्मूले हैं उसके अंदर v की जगह पर v sin थीटा यूज़ करना है, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फोर्स हमने देख लिया, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ करंट कैरिंग वायर बचा है हमारे पास। तो करंट कैरिंग वायर इस तरह से हो, देखो हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग वायर हो आई, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर हम एक लेंथ वेक्टर लेते हैं जो कि अलोंग द करंट लेते हैं। तो उस केस में हमारा जो फोर्स आता है ऑन अ करंट कैरिंग वायर वो आता है I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं ILB sin थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना है आप। तो I इंटू एल क्रॉस बी, इसका ये मतलब एक करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है, एल इस, हम ध्यान रखना हम जो एल लेते हैं ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनसाइड हो, जैसे मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो, तो हम एल से लेके बी तक क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल क्रॉस बी आएगा, बच्चे लोग इसमें बी क्रॉस एल लिख दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो एल से लेके बी तक क्रॉस करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो जहाँ पे अपना थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड थंब रूल से निकालना होता है, एल से लेके बी तक क्रॉस करो, जहाँ पे थंब पॉइंट करे वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स।
डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल किस तरह से एल से लेके बी तक आपको क्रॉस करना है। ओके, तो जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा, देखो फिंगर्स को एल से लेके बी तक लेके जाओ, जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका ये फॉर्मूला होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो हम एल लेते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, देखो आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे जो एल लेते हैं ना, ये एल इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव एल मतलब जैसे इस तरह से सेमी सर्कल दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है सेमी सर्कल के अंदर, तो आपको ये लेंथ नहीं लेना है एल। आपको ये देखो, ये मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अगर सेमी सर्कल दिया हो तो आपको ये लेंथ नहीं लेना है, आपको ये लेंथ लेना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो कनेक्ट करता है, एल इफेक्टिव क्या है? द लाइन कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल इफेक्टिव। मतलब इस केस में आपको जो लेंथ होगा, आप समझोगे कि लेंथ होगा पाई आर नहीं लेना आपको, आपको लेंथ जो लेना है वो 2r लेना है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला आएगा आई इंटू एल इंटू लेंथ होगा 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पे लिखोगे लेंथ 2r इंटू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पाई आर मत लिख देना, ये लेंथ नहीं लेना होता, हमको इफेक्टिव लेंथ लेना होता है। जैसे मान लो इस तरह से दिया हो, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप हो, जैसे कि इफेक्टिव लेंथ आप समझ गए ना कि आपको इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक कनेक्ट करना है। और जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से स्क्वायर लूप हो, जैसे ये ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी पॉइंट हो, इस केस में पूछो कि मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो एल इफेक्टिव है 0 होगा। देखो हम यहाँ से स्टार्ट किए और घूम फिर के इसी पॉइंट पर आ गए, तो एल इफेक्टिव 0 होगा। उसी तरह से सर्कुलर केस में भी अगर मैग्नेटिक फोर्स पूछा तो उस केस में हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड तो है पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, बिकॉज एल इफेक्टिव यहाँ पर 0, इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक कनेक्ट करने वाला हम वेक्टर लेते हैं। ओके, ध्यान रखना है। जैसे इस तरह का केस हो तो इस तरह का, तो यहाँ पर ये लगा एल इफेक्टिव, कुछ भी लेना होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। तो इस तरह से 2 पैरेलल वायर हैं, ध्यान रखना, ये भी केस इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। ओके, तो इसको ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं। तो पैरेलल वायर्स हो, उस केस में किस तरह से फोर्स निकाला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो, करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में वो करंट हो तो क्या होगा? रिपल्सन। और उसका जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है μ0/2 पाई इंटू I1 I2 L/d। यहाँ पे d जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन होता है, I1 इसके अंदर करंट है, I2 इसके अंदर करंट है, इसका यूनिट लेंथ लेते हैं L, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला आता है I1 I2 d/L। ध्यान रखना, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो इस तरह से तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का होगा। ठीक है, ओके, तो इतनी बातें हैं इसके अंदर। इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो μ0/2 पाई I1 I2 L/d से निकाला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने पूरा लेक्चर इसकी सीरीज बनाई हुई है, आप जाके उसमें देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ की। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? हमारे पास इस तरह से अगर करंट फ्लोइंग हो और जो कि जैसे पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक, अब फोर्स की बात खत्म, फोर्स वाले जितने कॉन्सेप्ट थे खत्म, अब फील्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, थीटा एंगल पर जो पी पॉइंट हो, और करंट इसके अंदर हम डीएल एलिमेंट लेते हैं,
तो डीएल एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बायो-सावर्ट्स लॉ ने बताया था, जो कि आ रही थी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या तो किसी किसी को ऐसे याद होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है, ठीक है। वेयर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड का, हम थंब को रखते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे देखो थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जहाँ पे फिंगर पॉइंट करें वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को जहाँ पॉइंट करेंगे वही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, फोर्स वाली कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला आता है, ये क्या है, डीएल एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफरेंट यूनिट में दिया होता है, जैसे कि टेस्ला दिया हो, या आपको दिया हो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट गॉस दिया हो, ठीक है, या आपको दिया हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ला और गॉस का रिलेशन भी होता है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ध्यान रखना टेस्ला बड़ा यूनिट है, अगर 1 गॉस पूछे तो 1 गॉस इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। ये यूनिट होता है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है फ्लक्स वाले फॉर्मूले से, ध्यान रखना है। वेबर जो होता है फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चैप्टर नंबर 6 में होता है, लेकिन आप कभी कभार अगर इस यूनिट में दिया हो ना तो आप कंफ्यूज मत होना उसके। अब मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके डिफरेंट नाम, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, ठीक है। तो कोई भी नाम दिया हो आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहे हैं, ओके। ये था बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स की लॉ की मदद से हमने डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। तो देख लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट वायर, इस तरह से हमारे पास एक फाइनाइट वायर हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो, यहाँ पर रैंडमली किसी पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। एक वायर हो जो कि फाइनाइट वायर, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एंगल हमारा अल्फा हो, ये एंगल हमारा बीटा हो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ए है। अल्फा बीटा कैसे एंगल हैं, एंड पॉइंट को कनेक्ट करने वाले एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा, और ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हर वर्ड को ध्यान से मार्क करो, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब किसी बच्चे ने बोला ये कॉन्सेप्ट बोर्ड से निकल चुका है, किसी ने बोला खाली इनफाइनाइट वाला केस है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। अगर बोर्ड से निकल गया है तो आप इसको इग्नोर मार देना, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 बाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेयर अल्फा इज एंड बीटा आर द एंगल बिटवीन वायर के 2 एंड पॉइंट्स पे, ठीक है, एंड ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। ये बात ध्यान रखना है। ये फाइनाइट वायर था। उसके बाद इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर होता है, जैसे कि इनफाइनाइट वायर की बात करूं, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट वायर हो, यहाँ से इन्फिनिटी तक हो, यहाँ से भी इन्फिनिटी, करंट आई फ्लो कर रहा हो, किसी पी पॉइंट पर फाइंड करना हो। तो इनफाइनाइट वायर के केस में क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। अल्फा बीटा 90 पुट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल से थंब रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर को जहाँ पॉइंट करोगे वही होगा डायरेक्शन। सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तो अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, ठीक है। ये वायर का केस था। उसके बाद हमने देखा सर्कल के ऊपर, रिंग के एक्सिस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें तो सर्कल की। तो सर्कल के सेंटर पर जो कि रेडियस आर बना रहा हो, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्शन क्या करते हैं,
मतलब फिंगर कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जहाँ पे थंब पॉइंट करे, सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आएगा, आएगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, ये मेरा फॉर्मूला आता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, थंब को मतलब देखो फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जहाँ पॉइंट करे वही होगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन है आउटसाइड। या तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और देखो फिंगर जहाँ बाहर, देखो यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है फिंगर, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा उसका डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके एक्सिस पर, तो सर्कल हो इस तरह से, उसके एक्सिस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका रेडियस r हो, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो I, ओके, और एक्सिस का जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो x हो। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी हम ढूंढते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। अब ध्यान रखना कि एक्सिस के दोनों पार्ट में यहाँ पर भी उसका डायरेक्शन सेम ही होता है। मतलब इस तरह से अगर लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, मतलब चाहे आप यहाँ देखो चाहे आप यहाँ देखो, दोनों तरफ जो होगा उसका डायरेक्शन जो होता है वो सेम आता है। ओके, ये इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इसके अंदर अब x इक्वल टू 0 डालोगे तो यही सेम अपना फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, देखो आर्क की, मतलब इस तरह से सर्कुलर आर्क दिया हो जो कि रैंडम एंगल थीटा बना रहा हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई पुट कर दोगे, अगर थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करोगे तो सर्कल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई पुट करोगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा। उस हिसाब से आपको जिसका पूछा हो, जितना एंगल दिया हो, उसी हिसाब से आप थीटा यहाँ पर पुट करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ भी जो है, मतलब गॉस लॉ का, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ का अल्टरनेट तरीका है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में काम आता है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में काम आता है, लेकिन वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी मेथड होता है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ये है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। जैसे हमारे पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा हो, एक इनसाइड हो, एक करंट मान लो जैसे कि आउटसाइड हो, और यहाँ पर रैंडम हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो क्या कहता है कि यहाँ पे इस तरह से एम्पीरियल लूप ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो इस तरह से एम्पीरियल लूप ड्रॉ करो, और इसका ये फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, वेर आई नेट इज द नेट करंट। ध्यान रखो, ये एमसीयू में क्वेश्चन आ सकता है। आई नेट इज द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप, एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप, ठीक है। ये लूप है, ये लीनियर है, ठीक है। इसको आप स्फीयर में समझना है, लूप है। देखो एक में करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, ओके। और यहाँ पे जो आई नेट की वैल्यू लिखेंगे हम इस केस में, वो लिखेंगे I1 माइनस I2। इसका हमको डायरेक्शन खुद से असाइन करना होता है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में असाइन करूँ तो इस केस में जो अंदर की तरफ जा रहा होगा, देखो इसका डायरेक्शन देखो, जो अंदर की तरफ जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब इस केस में ये I1 होगा, ये I2 होगा, इसलिए हमने लिखा I1 माइनस I2। हमको डायरेक्शन खुद से असाइन करना होता है। उसके बाद जो इस मतलब जो करंट इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जो करंट इसका पॉजिटिव होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ड्यू टू ऑल द करंट्स होगा, ड्यू टू ऑल द करंट्स होगा, और नेट करंट होगा, और ये आई नेट होगा, ये सिर्फ अंदर की तरफ होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सारे चार्ज की वजह से होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है। उसी केस में यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो सारे चार्ज की वजह से होगा, लेकिन जो नेट करंट है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर I3 हो,
तो मैग्नेटिक फील्ड ये I3, I1, I2, I3 तीनों की वजह से होगा, लेकिन जो आई नेट होगा वो सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से ही होगा, जो एम्पीरियल लूप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बाहर वाले करंट की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिलेंडर के हमने जनरली हमारे केस में जो हॉलो सिलेंडर है तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हॉलो सिलेंडर है, मतलब करंट जो है सिर्फ सरफेस पर है, अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। सारा करंट जो है वो सरफेस पर है, तो अंदर किसी पॉइंट पर हमको ढूंढना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 0, बिकॉज अंदर कोई करंट ही नहीं है। तो इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, और आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा μ0I/2πr, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, μ0I/2πr। और इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस r है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, अंदर पॉइंट पर 0 r तक, उसके बाद जो ग्राफ होगा वो इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। देखो अंदर के पॉइंट पर 0 है और यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखना है, हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। तो सोलेनॉइड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझो। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरह सोलेनॉइड होता है, जिसके अंदर लूप होता है बहुत सारे, n लूप होते हैं, ठीक है। अंदर लूप कितना n होता है, n टर्न्स, और जो स्मॉल वन होता है वो नंबर ऑफ n/l होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है इनसाइड किसी एक्सिस पर, इनसाइड एक्सिस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू आती है μ0NI, जिसको आप लिख सकते हो μ0NI/L, इस तरह से भी लिख सकते हो। और अगर किसी एज पर पूछा, मतलब एग्जैक्टली एंड पर पूछा, इस पॉइंट पर, एंड्स पर, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो μ0NI/2 आती है, या तो इसको आप लिख सकते हो μ0NI/2L। ये केस होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। उसके बाद बात करते हैं टॉरॉइड का। टॉरॉइड कुछ नहीं होता, जो सोलेनॉइड होता है उसको हम सर्कुलर शेप में अगर बना दें तो वही हो जाता है हमारा टॉरॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड को पकड़ के आप सर्कुलर बना दो तो वही हो जाएगा हमारा टॉरॉइड। तो टॉरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है μ0NI/2πr। इसमें जो डिस्टेंस होता है r, ये फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है ऑफ टॉरॉइड। तो इसके अंदर इतने फॉर्मूले हैं सोलेनॉइड के अंदर और टॉरॉइड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर टॉपिक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा डाइपोल मूवमेंट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे इसके अंदर होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला होता है I/A, ठीक है। I/A, या तो अगर n टर्न्स दिए हों, मतलब अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स ऑफ IA, ठीक है। n टर्न्स दिए तो फॉर्मूला हो जाएगा n टाइम्स ऑफ IA। उसके बाद टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क जो आता है फॉर्मूला वो आता है m क्रॉस b, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसको आप लिख सकते हो mb साइन थीटा, ठीक है। mb देखो m और b के बीच में जो एंगल है, अगर मतलब n टर्न्स हो यहाँ पे, तो n टर्न्स दिए हो तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा m की जगह पर IA हो जाएगा, तो NIAB साइन थीटा। मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह पर NIA पुट कर दिया तो ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, उसके अंदर मतलब इस तरह से रखे हो, मतलब मैग्नेट रखा हो, उस मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है उसका हमने टॉर्क निकाल लिया, ठीक है। NIAB साइन थीटा। अब हम बात करते हैं रिवॉल्विंग चार्ज। तो रिवॉल्विंग चार्ज का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको रफ करता हूँ। रिवॉल्विंग चार्ज मतलब जैसे हमारे पास इस तरह से चार्ज हो,
जो कि रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा हो पूरे सर्किट में इस तरह से, या तो आप कोई चार्ज क्यू मान लो या तो इलेक्ट्रॉन मान लो, इसका रेडियस अगर r हो, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा हो इस, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है मैग्नेटिक मोमेंट का। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और करंट देखो, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर बाई वी। तो ये दोनों फॉर्मूलों के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर पुट करेंगे अगर, तो I इंटू एफ होता है, तो I हो गया 2 क्यू बी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आ जा रहा है क्यू वी आर बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्या आता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग चार्ज, तो इसका ये फॉर्मूला आता है क्यू बी आर बाई 2। इसको आप खुद से निकाल सकते हो, एरिया पाई आर स्क्वायर ले लो, I इक्वल टू क्यू बाई टी होगा, तो T की जगह पर 2 पाई आर बाई वी रखा मैंने। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हमने यहाँ पर पुट किया उसको ही, ओके। हम बात करते हैं इसके ऊपर से आता है हमारा नेक्स्ट गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो कुछ नहीं होता है, मतलब इसके अंदर पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम L हो तो L की वैल्यू आ जाती है mvr, L की वैल्यू आ जाती है mvr। तो यहाँ पर जो m बाई एल होता है ना, इसको ही आप गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो m बाई एल को, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे ध्यान लो, क्यू वी आर बाई 2 इंटू एल की वैल्यू क्या आ रही है एम वी आर, ठीक है। ये r से r कैंसल और v से v कैंसल, तो आ रहा देखो q बाई 2m, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, q बाई 2m, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो आता है वो आता है क्यू वी अपॉन 2m, ठीक है। तो m बाई एल होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। उसके बाद हम बात करते हैं बोर्स मैग्नेटॉन का। तो बोर्स मैग्नेटॉन में जो देखो यहाँ पर समझो, बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है हम समझ लेते हैं। पहला समझ ले हमारा फॉर्मूला क्या है, m बाई एल का फॉर्मूला क्या आया है q बाई 2m, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन हो तो e बाई 2m हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो बोर्स मैग्नेटॉन होता है ना उसको समझते हैं, ये भी सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर ही रिलेटेड है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बोर्स मैग्नेटॉन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मतलब यहाँ पर जो मतलब बोर्स जो ऑर्बिट दिया था उसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से होता है। तो उस केस में क्या होता है, उसका जो मोमेंटम आता है ना वो NH अपॉन 2 पाई होता है। अगर हम n इक्वल टू 1 ले तो हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो n इक्वल टू 1 शेल के लिए हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा m बाई एल इक्वल टू हो जाएगा e बाई 2m, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा l इंटू ई बाई 2m। तो l की वैल्यू क्या आएगी h अपॉन 2 पाई इंटू ई बाई 2m। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई m। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑफ अ बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। m मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब जो बोर्स ने जो ऑर्बिट दिया था उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, वही होता है हमारा बोर्स मैग्नेटॉन, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर टॉपिक्स तो ज़्यादा है, लेकिन अब फॉर्मूला रिवाइज करना आपको ज़रूरी है, इसलिए सारे फॉर्मूले मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ओके। उसके बाद क्या आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमने पता है गैल्वेनोमीटर बनाया था, उसका मूविंग कॉइल था, स्प्रिंग था, उसके अंदर रोटेट कर रहा था। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था कि हमारा जो मतलब करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था, ठीक है। रिजल्ट क्या था, करंट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था। और हमने दूसरा रिजल्ट क्या निकाला था, जो टॉर्क, मतलब टॉर्क जो बैलेंस हो रहा था हमारा, टॉर्क मतलब क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन का टॉर्क, जो स्प्रिंग का टॉर्क आ रहा था वो मतलब टॉर्क बैलेंस कर रहा था दोनों। तो उसके ऊपर से हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, देखो सी फाई इक्वल टू आ रहा था NIAB, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा था। वह सी इज द क्या था, यहाँ पे ध्यान रखना, सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, फाई इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है करंट है, A जो है एरिया है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में हमारा जो देखो
कोई भी चीज़ निकाल सकते हो आप। जैसे आपको करंट निकालना हो, तो क्या हो जाएगा वो NAB बाई सी, NAB बाई सी फाई एन आई। देखो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट निकालना हो आपको तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे कब डिफ्लेक्शन निकालना हो तो NAB बाई सी हो सकता है, तो करंट निकालना हो तो NAB बाई सी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि हम पूछते हैं, देखो कोई भी टर्म इसमें ऐसा आप निकाल सकते हो। करंट जैसे कि आपको ध्यान रखो, हम निकालते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जिसको हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, जो कि होता है थीटा बाई आई, या तो फाई बाई आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई बाई आई इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो अगर मैं इसमें फाई बाई आई करता हूँ, देखो फाई बाई आई यहाँ पे हो जाएगा NAB बाई सी, ठीक है। ये होता है मेरा करंट सेंसिटिविटी, जिसका होता है मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। इस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आता है, इसको हम बोलते हैं फाई बाई वी। तो फाई बाई वी करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाता है फॉर्मूला NAB बाई RC। यहाँ पे देखो I इक्वल टू वी बाई आर रखूँगा तो R ऊपर जाएगा, R नीचे चला जाएगा, है ना। I इक्वल टू यहाँ पर वी बाई आर रख के देख लो, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बाई वी होता है, करंट सेंसिटिविटी फाई बाई आई होता है। ओके, इसमें जो C होता है टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। ओके, तो इतने फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। ओके, चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक पे आ गए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एम मीटर के अंदर। तो उस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारा इस तरह से फिगर आता है, आपको याद होना चाहिए। अब बस यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होगा, इसके जस्ट पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि शंट कनेक्ट करते हैं, जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से जो करंट जा रहा है IG, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I माइनस IG। यहाँ पे शंट जो है स्मॉल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल करंट आ रहा है I। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, हम दोनों का वोल्टेज कंपेयर करते हैं कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। यहाँ पे हो जाएगा IG इंटू जी इक्वल टू हो जा रहा है I माइनस IG इंटू एस। तो यहाँ से आप S इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG निकाल सकते हो। ओके, तो जो भी आपको टर्म्स निकालने हो निकाल सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा यही फॉर्मूला आप यूज़ करो, दोनों का वोल्टेज कंपेयर करो, ये फिगर याद रखो, दोनों के वोल्टेज कंपेयर करो, आप ये फॉर्मूला जो इजीली आप निकाल सकते हो, जो भी आपको पूछा हो इसके अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि IG जो है ना, IG इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, या तो आप बोल दो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, बुक में यूज होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट जा रहा है उसको हम IG बोलते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि G जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। S जो है ना वो शंट है, S क्या है, S शंट है, जो कि वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा उसमें जो होगा उसके बाद, हाँ ठीक है, अब आप ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके इसमें हमारा फिगर क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा, उसके सीरीज में हम वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं R, जो कि होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से जो करंट आएगा वो IG आएगा। तो इस केस में हमारा जो V इक्वल टू आता है, V इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू जी प्लस R। यहाँ भी ये मेरा फॉर्मूला आता है, ओनली वन फार्मूला। जैसे उस केस में एक फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पर भी एक फार्मूला, सिर्फ वन फार्मूला।
ध्यान रखना IG जो होता है वो करंट इन द गैल्वेनोमीटर है, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। V जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ओके। G जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R इज द वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स होते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्विक रीजन कर लिया।